बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की इस बदलती सियासी सूरत हाल जिसने पूरी कौम को एक तजस्सुस में डाल रखा है और पूरी कौम ये सोच रही है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में किस तरह के होंगे और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के हवाले से क्या खबरें हैं, इस पर अहम तरीन तजिया दिया है डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। राजू बन गया जेंटलमैन से राजू बन गया प्रॉब्लम मैन। जी हां, मैं बात कर रहा हूं साबिक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवार उल हक काकड़ साहब की। यूं तो अनवार उल हक काकड़ साहब ने हाल ही में इस्लामाबाद के एक निजी होटल में खड़े होकर कुछ ऐसे ताने दिए थे, कुछ ऐसे इंकशाफात किए थे जिससे नून लीग के हनीफ अब्बासी ही नहीं, पूरी नून लीग के कानों से धुआं निकल गया था। हजीमत भी उठानी पड़ी थी और खामोशी भी इख्तियार करनी पड़ी थी। लेकिन अब उन्होंने एक ऐसा इंकशाफ किया है और उन्होंने एक ऐसी बात की है जिससे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, साबिक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवार उल हक काकड़ ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है कामरान खान साहब को, और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा या ये बताने की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोशिश की या अक्यूज कर दिया आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को कि असल में केयर टेकर गवर्नमेंट के सारे मामलात वही चला रहे थे। वजीरों के दरमियान भी कोई मसला होता था तो मैं उन्हीं को बताता था, वो मेरी बात सुनते थे और मान भी लेते थे। मतलब कि वाजे तौर पर ये बता रहे थे, पता तो ये सबको ही है, किसको नहीं पता कि ये सब जो भी महफिल थी ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने ही सजा रखी थी। लेकिन किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस में बैठे हुए शख्स का, जैसे कि ये साबिक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, ये पहली पब्लिक गवाही है। जी हाँ, ये उन्होंने पहली अवामी तौर पर पब्लिकली पहली गवाही जो है वो दी है कि इस तमाम मामला जो हैं वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर चला रहे थे। एक वाकया सुना रहे थे कि मिनिस्टर्स के दरमियान जब लड़ाई होती थी तो मैं उनसे बात करता था जाके, क्योंकि एक मिनिस्टर को लोग फारिग करवाना चाहते थे और उन्होंने जाके गलत इंफॉर्मेशन आर्मी चीफ को फीड की। फिर मैंने जाकर उनको सारी बात बताई तो उससे वो मिनिस्टर साहब बच गए। इससे वाज़ेह है कि हायरिंग और फायरिंग कौन कर रहा था, हुकूमत के मामला कौन चला रहा था और कौन इन सब का बॉस था। और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो खुद बॉस था मुल्क का, लेकिन वो बता रहे हैं कि असल बॉस कौन था। बात कुछ और हो रही थी, लेकिन उसमें से जानबूझकर घुमाकर ये हमला आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ऊपर किया गया और एक पब्लिक रैकेट के अंदर ये चीज़ें रखी गई कि किस तरीके से वो उस वक्त गवर्नमेंट के तमाम मामला को हैंडल कर रहे थे, चला रहे थे। वुजरा की परफॉर्मेंस से लेके, तैनाती से लेके, फायरिंग से लेके और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तमाम मामला को भी वही डील कर रहे थे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और देखते हैं आने वाले दिनों में और मजीद क्या बातें की जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको हम बता चुके कि इस्लामाबाद के एक निजी होटल के अंदर खड़े होकर इनकी हनीफ अब्बासी साहब के साथ तूतकार हुई, जिसमें इन्होंने कहा कि अगर मैंने आप लोगों के फॉर्म 47 और इलेक्शन धांधली के बारे में इंकशाफात कर दिए तो आपके पल्ले कुछ नहीं रह जाएगा। ये सारी लड़ाई किस बात पे थी? ये लड़ाई इस बात पर थी कि चंद बिलियन डॉलर्स की कुछ गंदम इंपोर्ट हुई थी और उस गंदम इंपोर्ट के ऊपर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट है वो कहती है कि अनवार उल हक काकड़ साहब ने उसमें करप्शन की। ये बात वो टेलीविज़न पर आकर पब्लिकली भी ये वाली बात तो नहीं की करप्शन की, लेकिन ये उन्होंने कहा कि इसमें बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं और इसकी तहकीक होनी चाहिए। उसके जवाब में अनवार उल हक काकड़ ने कहा कि ऐसे बिजली घर जिन्होंने कभी बिजली ही पैदा नहीं की थी और उनको दहाइयों के हिसाब से 10 नहीं 15-15 20-20 साल इसलिए अरबों रुपया दिया गया कि उन्होंने कभी बिजली ही पैदा नहीं की थी, तो क्या वो करप्शन नहीं थी? मतलब यहां पर जवाब यह है कि अगर मैंने करप्शन किया है तो आपने भी किया है। ये जवाब था अनवार उल हक काकड़ का। और उन्होंने कहा कि अगर मेरी करप्शन खोली तो फिर बात बहुत दूर तक चली जाएगी। और एक जुमला ऐसा भी था जो मेरा ख्याल है उन्होंने नवाज शरीफ साहब से ही मुस्तआर लिया, और वो जुमला ये था कि अगर इतनी बड़ी पेमेंट्स बिजली घरों को हो सकती हैं तो अगर चंद दिन की गंदम हमने बरामद कर ली और उसमें कुछ आगा पीछा है तो इतना बड़ा कौन सा मसला है, इतना तूफान क्यों उठा रखा है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर है इकोनॉमिस्ट का वो आर्टिकल जो इसी खबर को कॉम्प्लीमेंट करता है। जी हाँ, जैसे अनवार उल हक काकड़ साहब ने कहा कि सब कुछ वही चला रहे थे, मीन आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, तो अब जो इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल है वो आर्टिकल है तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साबिक डीजी आईएसआई, उनका जो ट्रायल हो रहा है, मिलिट्री ट्रायल हो रहा है, उसके बारे में है। और वो आर्टिकल असल में जो बात कहता है उसके अंदर वैसे तो बहुत तफसील है कि ये क्यों हो रहा है ट्रायल, पाकिस्तान की फ़ौज का सियासत के अंदर कितना रोल है, कैसे सियासी जो पूरे का पूरा लैंडस्केप उसे कंट्रोल किया जाता है, पार्टीज़ को, हुकूमत को, असल पावर ब्रोकर कौन है, बहुत कुछ लिखा है। आपको मौका मिले तो ये आर्टिकल ज़रूर पढ़िए, गूगल कीजिएगा इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल, जनरल फैज़ हमीद का जो ट्रायल हो रहा है उसके बारे में तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। तो ये जो आर्टिकल है
ये असल बात जो कहता है वो वही है, उसी बात को कॉम्प्लीमेंट करता है। और वो बात है, जैसे मैंने आपकी खिदमत पे अर्ज किया, काकड़ साहब ने जनरल साहब की तरफ सारे इशारे किए हैं, उसी तरीके से ये आर्टिकल भी यही कहता है कि जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल इसलिए हो रहा है कि समझा जाता है कि वो इमरान खान के करीब थे या वो इमरान खान को सपोर्ट करना चाहते थे। तो दोबारा से एक और इल्ज़ाम अब इकोनॉमिस्ट लगा रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो भले मिलिट्री के अंदर एहतसाब हो रहा है या केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने जो इंटरव्यू दिया, वो सब निशाने अब जो हैं वो जनरल आसिम मुनीर की तरफ हैं कि ये सब कुछ उन्हीं के इमा पर हो रहा है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनल मामले की है और वो है शेर अफजल मरवत साहब का मामला, जो हमें तो लगता था कि अब बंद हो जाएगा। हमने कल बहुत ही मुद्दबाना गुजारिश भी की थी, लेकिन उसके बाद मामला मुझे और ख़राब होते हुए लग रहे हैं। अब मसला ये है कि हमने तमाम जो बड़े फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रिपोर्ट करने होते हैं, ना करें तो आपसे बददयानती है, करें तो हम फंस जाते हैं। हमारे जो कुलीग हैं कई दफ़ा वो गुस्सा करते हैं, हालांकि यहाँ से मैं पार्टी पोजीशन तो देता नहीं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन होता है, लेकिन बहरहाल अब जो भी हुआ है रिपोर्ट तो करना पड़ेगा। स्टैब्लिशमेंट के बहुत ही करीब समझी जाने वाली मुना आलम पाकिस्तान के अंदर जर्नलिस्ट हैं, पहले पीटीवी में भी रही हैं, आजकल गालिबन किसी आज़ाद चैनल के साथ काम करती हैं। मुना आलम साहबा ने कहा है कि अगर शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला जाता है या रुकनियत मुअत्तल की जाती है तो उनके मजीद बयानात आएंगे और वो ऐसे इंकशाफात करेंगे जो पीटीआई की अंदर की बातें होंगी और पीटीआई को उससे शदीद नुकसान पहुंचेगा। अगर देखिए उनकी रुकनियत मुअत्तल हो जाती है या कुछ हो जाता है या उनको अगर पार्टी से बेदखल कर दिया जाता है तो मरवत साहब आई एम श्योर यहाँ रुकेंगे नहीं, बल्कि उनके जो बयानात हैं वो और ज्यादा तेज भी होते जाएंगे और ज्यादा सख्त भी होते जाएंगे और वो बहुत सारे मजीद इंकशाफात भी कर सकते हैं, बहुत सारी अंदर की बातें भी पीटीआई की कर सकते हैं जो कि शायद पीटीआई कभी भी नहीं चाहेगी कि वो बातें सामने आए। मरवत साहब ऑब्वियसली उनके पास मैं जाती तौर पर जानती हूँ कि बहुत सारी इत्तलात मौजूद हैं। मुना आलम साहबा ये भी कहती हैं कि वो बातें उन्होंने मुझे बताई हैं और वो उन बातों को सुनने के बाद ये कह रही हैं कि बहुत नुकसान होगा, ये ना कीजिए। अच्छा, ये क्या शेर अफजल मरवत साहब या मुना आलम साहबा पहली दफ़ा ये कह रहे हैं? नहीं, पहले भी बहुत सारे लोगों ने इमरान खान को ये कह रखा है माजी में। आप कितने बड़े बड़े नामों को याद कर सकते हैं कि अगर हमें हाथ लगाया तो हम वो करेंगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा और आपकी पार्टी को शदीद नुकसान होगा। तो ये तकरीबन वही चीज़ दोबारा चल रही है। अब नतीजा वैसा ही होगा जो पहले बहुत सारे लोगों के साथ हुआ कि वो तारीख का हिस्सा बन गए और इमरान खान कल भी था, आज भी है और अवाम उसके साथ खड़ी है। या मरवत साहब वाकई को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये तो आने वाला वक्त आपके सामने बताएगा। मैं मुस्तकबिल तो आपको बता नहीं सकता, लेकिन ये मुझे हैरानी हुई है कि इनको ये सारी बातें एक सहाफ़ी, वो भी इस्टेब्लिशमेंट की इतनी करीबी सहाफ़ी मुना आलम साहबा, उनको बताने की क्या ज़रूरत थी और उनको ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि अगर मेरे खिलाफ कुछ हुआ तो फिर मैं ऐसे बयानात दूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा। लेकिन चले आगे चलते हैं। मैंने जैसे कहा था कि हमने तो कल भी गुजारिश की थी कि आप खामोश रहिए, जाने दीजिए, दरगुजर कीजिए। ये मौका आपस की लड़ाइयों का नहीं है, ये मौका इमरान खान को जेल से निकालने का है और जो पाकिस्तान के अंदर डी चौक में हुआ और दूसरी चीज़ों पर हुआ उसके लिए इंसाफ लेने का है। आपस की लड़ाइयों में उलझेंगे तो बात कहीं और चली जाएगी, लेकिन उस बात को समझने की बजाय ये एक, मुझे नहीं पता पुराना है या नया है, लेकिन ये इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। ये क्लिप जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, पहले ये सुन लीजिए, फिर मैं दूसरी चीजें आपको बताता हूं। ये सुनिए। मैंने तो पार्टी के लिए खिदमत की थी, पार्टी का मुझ पे कर्ज नहीं था। बताता हूं, किसी एक का मुझ पे रत्ती बराबर एहसान नहीं है। मैं अगर उठा हूं और पार्टी की पूरी कैंपेन चलाई है, कसमन कहता हूं, ये कैंपेन न चलाते आपको कभी भी न मिलते। ये आपने सुना, उन्होंने वाजे कहा कि पार्टी का मुझ पर कोई कर्ज नहीं है, किसी का मेरे पर एहसान नहीं है, सारे लोग मैंने निकाले, मैं ना निकालता तो ये सब कुछ ना होता। अब इसके जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने इस पर डिटेल से बताया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में सियासी जमातों का क्या किरदार है, कौन कहाँ पर खड़ा है। और ये सुनने के बाद यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान का सियासी सिनेरियो है वो वाज़ेह हो जाता है और लगता यह है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम तरीन साबित होने जा रहे हैं और आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।